स्टॉक्स वर्सेस इंडेक्स फंड क्या बेटर ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसमें जो है रिस्क कितना रहता है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में, और रिस्क को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं रिस्क स्टॉक वर्सेस इंडेक्स फंड में। तो स्टॉक्स में और इंडेक्स फंड में जो टाइप्स ऑफ रिस्क है वो है लिक्विडिटी, डिफ़ॉल्ट, मार्केट, सेक्टर और प्लेज। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले लिक्विडिटी रिस्क किसको बोलते हैं। लिक्विडिटी रिस्क मतलब जब स्टॉक्स में ये ऐसे लोअर सर्किट सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये डैश डैश जो बना हुआ है ना छोटा छोटा, ये लोअर सर्किट्स है। मतलब यहाँ पर आप सेल नहीं कर सकते, ये एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप सेल नहीं कर सकते। अगर आपने ये स्टॉक 250 रुपीज़ नियर 300 रुपीज़ अगर आपने ये स्टॉक यहाँ पर लिए होते तो यहाँ पर आते आते आपको सेलिंग का ऑप्शन ही नहीं मिलता। 180 रुपीज़ तक आपको, मतलब 50% स्टॉक अगर डाउन हो जाता है तब भी आपको सेलिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है स्टॉक में। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। सेम चीज़ यहाँ पर म्यूचुअल फंड में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं होते, म्यूचुअल फंड में बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर एक स्टॉक पूरा डिफ़ॉल्ट कर भी गया तो आपके बाकी स्टॉक सेफ है, इसलिए म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी रिस्क कंपेयर टू स्टॉक्स होता मतलब बहुत कम होता है, नियर टू जीरो होता है। ओके, नाउ कम्स टू डिफ़ॉल्ट एंड क्रेडिट रिस्क। डिफ़ॉल्ट और क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि कंपनी दिवालिया हो जाती ना, वैसे मतलब कंपनी बंद ही हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हमारे पास सत्यम है, जैसे एग्जांपल जेट एयरवेज है, जैसे किंगफिशर है, बहुत सारे जो एग्जांपल है, सहारा है, तो ये सब डिफ़ॉल्ट कर गए राइट। तो मतलब अगर आपने वहाँ पर 100 रुपीज़ लगाए होते तो एंड में आपके 100 रुपीज़ हो गए होते ज़ीरो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होना वर्चुअली ज़ीरो है ये चीज़, मतलब ये होना नामुमकिन है म्यूचुअल फंड और ETF में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कंपनी में पेमेंट नहीं लगा हुआ है आपका। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पर 10 स्टॉक्स में पैसे लगे हुए हैं, अगर 10 में से एक कंपनी बंद भी हो जाती है तो बाकी 9 कंपनी अभी सेफ़ है। मतलब बाकी जो आपका पेमेंट यहाँ पर लगा था वो यहाँ पर सेफ़ है। तो हो सकता है एक की वजह से आपको एग्जांपल 100 रुपये लगाए थे तो आपको 80 रुपये रिटर्न मिले हुए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे। देन कम टू मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क किसको बोलते हैं? जो ओवरऑल मार्केट है, ऐसे भी एग्जाम्पल ट्रम्प कुछ बोल देता है तो मार्केट गिर जाता है राइट, तो वो उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। जैसे ईरान और इजराइल का वॉर है, US वॉर है, तो उसमें मार्केट हम लोग का इफेक्ट जो पड़ रहा है इंडियन मार्केट में, उसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क। उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है। ओके, अनप्रिडिक्टेबल रिस्क होता है वो, उसको मतलब आप कितना भी हेज कर लो कुछ कर लो, वो ना म्यूचुअल फंड में सेफ़ है, ना स्टॉक्स में सेफ़ है, ना गोल्ड में सेफ़ है, किसी चीज़ में वो चीज़ को हम लोग उसको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, उसको हम हेज भी नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क, तो वो सब जगह पर ही रहेगा। देन कम टू इंडस्ट्री एंड सेक्टर रिस्क। अब इंडस्ट्री एंड सेक्टर रिस्क आप थोड़ा डिटेल में समझो ये चीज़। स्टॉक्स में इंडस्ट्री एंड सेक्टर रिस्क तो रहता ही, क्योंकि वो इंडिविजुअल स्टॉक्स है। अगर आपने किसी मीडिया कंपनी का स्टॉक ले लिया तो वो फिर एक तो सेक्टर रिस्क हो गया, प्लस मार्केट रिस्क, प्लस वो स्टॉक का खुद का रिस्क भी है कि वो कंपनी कभी बंद हो गई, क्या हो गया, तो वो पूरा एकदम तीनों तरफ से हाई रिस्क है। ठीक है, तीनों तरफ से हाई रिस्क है उसमें। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि आपने एग्जाम्पल समझो निफ्टी 50 में लगाए हो पैसा राइट, निफ्टी 50 में पैसा लगाए, या BSE सेंसेक्स 30 जो है ना उसमें पैसा लगाए हो, तो मतलब वहाँ 30 कंपनीज़ में पैसा लगाए हो, या निफ्टी 50 के हिसाब से 50 कंपनीज़ में पैसा लगा हुआ राइट। तो 50 कंपनीज़ अलग अलग सेक्टर से आती है उसमें राइट। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर का HDFC आ गया, FMCG से ITC आ गया, नेस्ले आ गया राइट। तो अलग अलग सेक्टर से एक निफ्टी 50 इंडेक्स बना हुआ है, तो वहाँ पर सेक्टर रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क, सेक्टर रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू अगर आप किसी एक इंडिविजुअल सेक्टर में पैसे लगाते हो, किसी एक इंडिविजुअल सेक्टर का म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करते हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने समझो सेक्टर वाइज ये निफ्टी CNX मीडिया लिखा हुआ है, मतलब निफ्टी मीडिया है राइट। सेम इन्वेस्टमेंट टेन्योर सेम टाइम पर अगर आपने, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2018 राइट टू 2025, अगर आपने मीडिया सेक्टर में पेमेंट लगाए होते, इंडिविजुअल सेक्टर के हिसाब से अगर आपने पेमेंट इन्वेस्ट किया होता, ये म्यूचुअल फंड का है। ठीक है, ये स्टॉक नहीं है, पूरा बास्केट है। मीडिया कंपनीज़ की जितनी मीडिया सेक्टर की इंडस्ट्री की जितनी कंपनीज है वो इसमें कवर हो जाती है। तब भी आपको नियरली 70% दिख रहा है यहाँ पर, 70% का लॉस होता ये 5-6 साल में। बट अगर आप यहाँ पर देखो सेम टेन्योर है, ओके, ये 2020 यहाँ पर आके 2018 हो जाता है। ओके, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हूँ, तो 2020 टू 2025 अगर आप सेम चीज़ निफ्टी मिड कैप 150 में आप पैसा लगा रहे हो, मतलब मिड कैप निफ्टी की में मिड कैप की जितने मिड कैप जैसे स्मॉल कैप होता है, लार्ज कैप होता है, वैसे ही मिड कैप है। मिड कैप के सेक्टर में मतलब आपने जितना 150 कंपनीज़ में टोटल पेमेंट लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपका लॉस होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इसलिए आप देखो सेम चीज़ सेम टाइम पर जो है एक सेक्टर गिर रहा है, ये मीडिया सेक्टर जब फॉल कर रहा था तब यहाँ पर राइज़ हो रहा था। दिख रहा है आपको, मतलब कितना कॉन्ट्रेरियन व्यू है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वो हिसाब से आपका रिस्क कैलकुलेट किया जाएगा। और लास्ट में रिस्क है प्लेज वाला।
प्लेज मतलब जैसे कि हम लोन पे लेते या मतलब प्लेज करते कुछ पेमेंट लेने के लिए, राइट, ब्रोकर को। तो अगर इंडिविजुअल स्टॉक है तो वो स्टॉक के हिसाब से देखा जाएगा कि उसका कितना हाई रिस्क स्टॉक है या उसकी वैल्यू क्या है, वो ब्रोकर उसका क्या वैल्यू देता है, मतलब 30% हेयर कट ले रहा है या 40% ले रहा है, राइट। बट अगर म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पर आपको हायर वैल्यू मिलता है और लोअर इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक इंडिविजुअल स्टॉक नहीं है, वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। तो उसको पता है कि म्यूचुअल फंड जीरो जाएगा नहीं, और कुछ थोड़ा फॉल भी आया तो मार्केट रिस्क के हिसाब से फॉल आएगा, तो वो हिसाब से फिर से वो रिकवर कर जाएगा आगे जाके, ठीक है। बट वो स्टॉक अगर इंडिविजुअल रहेगा तो वो अगर जेड एयरवेज निकला तो वो तो जीरो ही जाना है फिर, तो उसमें कुछ हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए वो लोग वो हिसाब से हायर इंटरेस्ट रेट लेते हैं और वैल्यू भी हमारे को लोअर मिलती है प्लेज के हिसाब से। अब सेकंड चीज़ है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टॉक ले रहे हो। जैसे एग्जांपल आप रिलायंस लेते हो तो नियरली 2000 रुपीज़ का या 3000 रुपीज़ का स्टॉक पड़ जाएगा। बट अगर आप एमआरएफ लेते हो तो आपको लैक्स में पेमेंट करना पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ही स्टॉक लेना है, सिंगल स्टॉक की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आप 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट या 500 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं जाएगा, जितने स्टॉक्स उस बास्केट में, एग्जांपल BSE सेंसेक्स 30 है तो वो आपका 100 रुपीज़ 30 स्टॉक्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको अलग से करना नहीं पड़ेगा। देन कम्स कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। जैसे भी हम लोग बात कर ही रहे थे कि एक इंडिविजुअल स्टॉक्स का जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो बहुत हाई रहता है, क्योंकि उसमें एक तो स्टॉक का रिस्क है कि कंपनी कैसा कर रही है, अच्छी कर रही है, कुछ डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर देगी। सेकंड, वो इंडस्ट्री जो सेक्टर है वो कैसा है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ने रिलायंस लिया एग्जांपल, तो सॉरी रिलायंस नहीं लेते, सीएट टायर एग्जांपल, सीएट टायर्स की जो स्टॉक है, तो अब वो जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, फर्स्ट थिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्री है वो टायर इंडस्ट्री कैसे करने वाली है, फिर उसके अंदर जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर वो कैसे करने वाला है, फिर उसके बाद मार्केट रिस्क है, वो हिसाब से बहुत सारे रिस्क उसके अंदर कवर होते हैं स्टॉक्स के अंदर। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक सेक्टर रिस्क है, उसके बाद डायरेक्ट मार्केट रिस्क है, तो वैसे रिस्क कम हो जाता है। और एनालिसिस, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो उसके ऊपर आपको एनालिसिस में टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है वो चीज़ का, और उसमें आपका एक्सपर्टीज़ भी होना चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने आने चाहिए। फिर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करो तो आपको चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए, फिर आपको टाइमिंग करना पड़ेगा सही, और फिर उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और यहाँ पर आपको मतलब एकदम लेमैन की तरह कुछ भी करना नहीं है, सिंपल निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर दो और कोई टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको SIP करते रहना है या इन्वेस्टमेंट करते रहना है, इसमें सिर्फ मतलब इसमें दिमाग लगाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको मतलब यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बुक पढ़े हो ना आपने, वैसा टाइप का, मतलब आपको पूरा एनालिसिस करना है, आपको सब पता होना चाहिए क्या कंपनी कर रही है, कौन से सेक्टर में काम कर रही है। बट यहाँ पर आपको वो सब चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।